Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 13, the Indian National Movement 1885 to 1916. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with the partition of Bengal. कब हुआ बंगाल का पार्टीशन 1905 में। वाइसरॉय कौन थे जिन्होंने पार्टीशन को मंजूरी दी? वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया ईस्ट बंगाल और एक हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक हुई बात? एक हो गया ईस्ट बंगाल और दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल। सो स्टूडेंट्स, बंगाल के 2 पार्ट कर दिए गए। एक है ईस्ट बंगाल और दूसरा है वेस्ट बंगाल। जो पार्ट था जिसे हम ईस्ट बंगाल कह रहे हैं, वहाँ पर चले गए सारे मुस्लिम्स, मतलब बेसिकली इट इज़ फॉर मुस्लिम्स। एंड जो वेस्ट बंगाल था वहाँ रहे सारे हिंदूज। मतलब ये एक फॉर्मल पार्टीशन था जो लॉर्ड कर्जन ने करवाया फॉर द पर्पस ऑफ डिवाइडिंग मुस्लिम्स एंड हिंदूज। अच्छा, उन्होंने ओपनली इस बात को कहा नहीं कि हम हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए, इनमें डिसयूनिटी क्रिएट करने के लिए ये कर रहे हैं, पर एक्चुअल में उनका एम यही था। वो तो क्या कह रहे थे कि ये इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ पे हम लोग प्रॉपर एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वी आर डिवाइडिंग बंगाल इनटू 2। But their major motive behind it is to create a gap between Hindus and Muslims. तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने बंगाल को पार्टीशन कर दिया 1905 में अंडर द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। जब पार्टीशन हो गया 1905 में, तो जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इवन पूरे इंडिया में किसी को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि आप अब हमारे इंडिया में आके प्रोविंसेस को डिवाइड कर रहे हो और डिसयूनिटी क्रिएट कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। तो जो हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट थे उन्होंने ये मेथड्स जिनका यूज़ किया इसके अपोज करने को, वो थी बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। बॉयकॉट मूवमेंट मीन्स व्हाट? हम फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स को, ब्रिटेन मेड गुड्स को अवॉइड करेंगे, उसका बाइकआउट करेंगे। और स्वदेशी मीन्स हम उन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे जो इंडिया में बने होंगे। बाइकआउट ब्रिटिश मेड गुड्स या फॉरेन मेड गुड्स और यूज़ ओनली इंडियन मेड गुड्स। तो ये एक अच्छी मेथड थी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे बेटा हमारी होम इंडस्ट्री को थोड़ा सा बूस्ट मिल रहा था, है ना। चलो, तो इन्होंने पहली मेथड जो यूज़ की वो थी बॉयकॉट इन स्वदेशी मूवमेंट, और दूसरा इन्होंने नेशनल एजुकेशन को यूज़ किया फॉर अचीविंग द गोल ऑफ स्वराज। एजुकेशन भी एक अल्टीमेट वेपन है, तो इन्होंने नेशनल एजुकेशन को यूज़ किया फॉर अचीविंग द गोल ऑफ स्वराज। होम रूल, मतलब अब क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंस लेने के लिए, होम रूल के लिए, स्वराज के लिए इन्होंने शिक्षा को भी यूज़ किया, भारतीय शिक्षा को भी यूज़ किया, राष्ट्रीय शिक्षा को यूज़ किया, और बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट का यूज़ किया। बाइकॉट स्वदेशी क्लियर है? बाइकॉट मतलब ब्रिटिश मेड गुड्स को यूज़ करना बंद कर दो, उन्हें बेचना बंद कर दो, बड़े बड़े बोन फायर्स में उन्हें जलाओ, ऐसा उस टाइम में हुआ। और स्वदेशी मतलब खादी पहनो, कॉटन पहनो, उस क्लॉथ को यूज़ करो, उस प्रोडक्ट को यूज़ करो जो इंडिया में बना। ठीक है। पीपल वर आस्क्ड टू, लोगों से कहा गया, पीपल वर आस्क्ड टू बाइकआउट ऑल ब्रिटिश गुड्स, सारे ब्रिटिश गुड को बाइकआउट करो और स्वदेशी गुड्स जो इंडियन गुड्स हैं उन्हें यूज़ करो। जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उनका मानना था कि भाई ये जो बंगाल का डिवीज़न किया है ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनल लाइंस पे हुआ है। ठीक है, बंगाल को डिवाइड करने के पीछे सिर्फ इन्हें हिंदू मुस्लिम के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट करना था, दैट्स इट। जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उन्होंने देखा कि ये एक एविल डिज़ाइंस है किसकी, ब्रिटिश की, जिसमें कि इन्होंने डिवाइड किया है बंगाल को किस पे, कम्युनल लाइंस पे। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। दिस वॉज डेलिब्रेटली डन, ये जानबूझ के किया गया प्रयास था जिससे सेपरेट करना था हमें हिंदूज़ और मुस्लिम्स को। किसको? ब्रिटिशर्स ने डेलिब्रेटली हिंदूज़ और मुस्लिम्स को सेपरेट करने के लिए, उनकी यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिवाइड किया है बंगाल को। ये जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, इसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो गया हिंदूज़ और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में। ठीक है, देखो बेटा, जब बंटवारा होता है तो हमने कितनी बार देखा है कि 2 भाई भी आपस में लड़ने को रेडी होते हैं या लड़ते हैं तो बंटवारा होता है। तो अगर पहले बंटवारा कर दिया गया तो लड़ाई तो निश्चित है।
तो ये जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ धोखा किया, हमारी कंट्री में आके हमारे ही लोगों को डिवाइड किया, उनके अंदर दुश्मनी क्रिएट करा दी, ये इन्होंने जानबूझ के किया, क्योंकि बंगाल एक ऐसा एरिया था बेटा जहाँ से बहुत सारे एजुकेशनिस्ट, बहुत सारे लॉरिएट, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर, नेचुरलिस्ट ये सब आ रहे थे और होम रूल फ्रीडम की बात कर रहे थे। भले ही वो बिपिन चंद्र पाल हों, सुभाष चंद्र बोस हों, सूर्य सेन हो या रविंद्रनाथ टैगोर हो, अभिंद्रनाथ टैगोर हो, तो मतलब अंग्रेज भी डरने लगे थे बंगाल के लोगों से। अब हम देखेंगे सूरत स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट मतलब टूट जाना। कब हुआ सूरत स्प्लिट? 1907 में हुआ, जब बंगाल का जब बंगाल का पार्टीशन हो गया, जब बंगाल दो भागों में बट गया, तो थोड़े टाइम के लिए बेटा जो अर्ली नेशनलिस्ट थे और जो असर्टिव थे वो साथ में आए। ठीक है बात। सूरत स्प्लिट कब हुआ? 1907 में। क्या हुआ बेटा? जब देखा बंगाल का पार्टीशन हो गया तो नेशनलिस्ट, भले वो असर्टिव हो या अर्ली नेशनलिस्ट हो, ये साथ में आए, साथ में मिलके इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, पर जल्दी ही ये फिर अलग हो जाएंगे। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने रेडिकल मेथड्स को सपोर्ट किया, पॉलिटिकल एगिटेशन को सपोर्ट किया, स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट को प्रोटेस्ट करने के लिए स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट का भी यूज़ किया। ठीक है, तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे किसी भी टाइप के वायलेंस को, किसी भी प्रकार की रेडिकल मेथड्स को, उन्होंने भी इस पर्टिकुलर टाइम में सपोर्ट किया रेडिकल मेथड्स को, पॉलिटिकल एगिटेशन, भले वो स्वदेशी हो, बाइकॉट हो, है ना, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का जो पार्टीशन हुआ उस पार्टीशन के अगेंस्ट में इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट किए, उसमें अर्ली नेशनलिस्ट भी बोले चलो ठीक है यार भाई, टाइम बिंग हम थोड़ा सा वायलेंस, थोड़ी सी रेडिकल मेथड का यूज़ कर लेते हैं। पर इन दो ग्रुप्स के बीच में जो यूनिटी थी बहुत ही शॉर्ट लिव थी। क्रैक्स तो दोनों में थे ही, है ना, पहले से ही थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मेथड्स को पसंद नहीं करते थे। एक बोलता था तुम प्रेयर पिटीशन की करते हो, एक बोलता था तुम इतने रेडिकल हो कि बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी अगर इस तरीके से हमने इंडिपेंडेंस की बात की तो बेटा क्रैक्स दिखने लग गए थे बिटवीन द टू विंग्स ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की ये जो टू विंग्स थी, रेडिकलिस्ट और असर्टिव, इनके बीच में क्रैक्स दिखना चालू हो गए थे। कभी जब पार्टीशन के अगेंस्ट में ये लोग मूवमेंट कर रहे थे, तभी ये लोग अलग अलग नजर आने लग गए थे। ठीक है, देखो थोड़े टाइम के लिए ये लोग साथ में आए, पर आने के बाद देखो इनके व्यूज पहले ही नहीं मिलते थे, तो हमने फिर से क्रैक्स देखना चालू किया कांग्रेस की दो विंग्स में। जब पार्टीशन मूवमेंट पूरा खत्म ही नहीं हुआ था, उसके पहले ही ये लोग आपस में फिर उलझने लगे और फिर अलग हो गए। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे और जो इनके एजर्टिव काउंटर पार्ट्स थे, वो बहुत सारी चीज़ों से अग्री नहीं कर रहे थे। साथ में असर्टिव जो बोलते थे उसको मानना नहीं चाह रहे थे, अर्ली नेशनलिस्ट जो बोल रहे थे उसे असर्टिव नहीं मानना चाह रहे थे। तो ये बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स थे स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट के, उसमें अग्री नहीं हो रहे थे। ठीक है, बार बार फेल कर जा रहे थे। कभी अर्ली नेशनलिस्ट कुछ बोल रहे हैं, उसे असर्टिव नहीं मान रहे हैं, कभी असर्टिव किसी बात के लिए कह रहे हैं, अर्ली नेशनलिस्ट नहीं मान रहे हैं। तो अभी तो बेटा पार्टीशन मूवमेंट कंप्लीट ही नहीं हुआ और इनके बीच में डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गए। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे और उनके जो असर्टिव काउंटर पार्ट्स थे, वो फेल हुए अग्रीमेंट में, फेल टू अग्री ऑन वेरियस एस्पेक्ट। बहुत सारे एस्पेक्ट में अग्री होने के लिए दोनों की अग्रीमेंट ज़रूरी थी ना, दोनों किसी बात से अग्री हो जाए, ऐसा नहीं कर पाए वो। किस बात को लेकर के? स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट किस तरह चलानी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसमें दोनों कुछ बातों को लेकर अग्री नहीं कर पा रहे थे। तो 1907 में सूरत सेशन हुआ कांग्रेस का। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने एक्सपेल कर दिया असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर्स को कांग्रेस से। अब मेरी बात फिर से सुनो, जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने एक्सपेल कर दिया असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर्स को, किससे? कांग्रेस से। द लेटर कंटिन्यू टू फंक्शन एज सेपरेट ग्रुप, और फिर ये लोग अलग से अपना ग्रुप चलाते रहे 1916 तक। कांग्रेस ने तो इन्हें बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकल भी गए, फिर सेपरेट अपने आप को रन करते रहे, कब तक? 1916 तक। इसी बीच जो ब्रिटिश थे उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को पूरी तरह क्रश कर दिया। तिलक को 6 साल की सज़ा हो गई, जेल चले गए तिलक। तो क्या क्लियर है सूरत स्प्लिट? फिर से देखो, सूरत स्प्लिट हुआ
अर्ली नेशनलिस्ट रिजर्टिव साथ में आए, स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट किया, पर जल्दी ही इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, क्लैशेस होने लगे, तो क्रैक्स दिखने लग गए, मतलब क्या बोलना चाहिए, खाई बढ़ने लग गई। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, एजर्टिव्स थे, ये आपस में किसी बात को लेकर एग्री नहीं कर रहे थे, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी थी जिसमें इनके डिसएग्रीमेंट थे। तो 1907 में सूरत सेशन हुआ कांग्रेस का। इस सूरत सेशन में जो रेडिकल थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया, और फिर हमारे रेडिकल्स अकेले 1916 तक काम करते रहे। इसी बीच ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह स्वदेशी मूवमेंट को क्रश किया। तिलक को 6 साल की सज़ा हो गई। अब हम मुस्लिम लीग को देखेंगे। मुस्लिम लीग, ये वही मुस्लिम लीग है जो आज एक कंट्री को 3 कंट्री में डिवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो 3 कंट्री कौन सी हैं बेटा? एक था हमारा इंडिया, जिससे एक निकाल दिया इन्होंने बांग्लादेश, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और पाकिस्तान होने के पहले भी क्या था? इंडिया था, और यहाँ पर है पाकिस्तान। तो ये पूरा इंडिया था बेटा, इतना क्या था? ये पूरा इंडिया। ठीक हुई बात? 1 मिनट रुको, फिर से समझने की कोशिश करो, 2 मिनट रुको। देखो, ये पूरा इंडिया हुआ करता था, ठीक है। यहाँ का बांग्लादेश भी इंडिया हुआ करता था, पाकिस्तान भी इंडिया हुआ करता था, ठीक है। ये बन गया था वेस्ट पाकिस्तान, और बाद में 1947 में ये बना ईस्ट पाकिस्तान। ये था वेस्ट पाकिस्तान, या सिर्फ इसको पाकिस्तान भी बोल सकते हैं। और ईस्ट पाकिस्तान 1971 में बन गया बांग्लादेश। तो एक कंट्री के 3 टुकड़े करने में इस मुस्लिम लीग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। खैर, रोल पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी था, दूसरे पॉलिटिशियंस का भी था, पर ये मुस्लिम लीग अगर 1906 में ना बनती तो हमारा जो देश है वो 3 भागों में नहीं बंटता। जब शुरुआत में मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री बनने लगी तो यहाँ के सारे मुस्लिम्स इस पर्टिकुलर एरिया में रहने लग गए, और यहाँ पर जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान में रहने लग गए, और यही ईस्ट पाकिस्तान 1971 में क्या बन गया बेटा? बांग्लादेश। तो मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 में। जो मुस्लिम लीग थी उसे एस्टेब्लिश किया गया, या वो एस्टेब्लिश हुई 1906 में। इसे एस्टेब्लिश किसने किया? तो वो किया नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है बात? मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिश किसने किया? नवाब सलीमुल्लाह खान ने 1906 में। कब? दिसंबर में। कहाँ पर? ढाका। ढाका को आज हम बोलते हैं ढाका। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। आगा खान और जो दूसरे लीडर्स थे इन्होंने भी मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। देखो, सलीमुल्लाह खान तो मेजर थे ही, इन्होंने मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिश किया, पर बाद में आगा खान ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। मोहम्मद अली जिन्ना प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स थे। मोहम्मद अली जिन्ना एक प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर थे, इन्होंने भी मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, पर बहुत बाद में किया, शुरुआती दौर में नहीं किया। 1913 में ज्वाइन किया, मतलब मुस्लिम लीग बनने के 1906 में बनी, और 7 ईयर बाद हमारे मोहम्मद अली जिन्ना ने उसे ज्वाइन किया। समझ में आ गई बात? सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग बनाई 1906 में, पर उसे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन कब किया? 1913 में। इसके पहले ये एक प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर हुआ करते थे। जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे मुस्लिम लीग के वो थे कि भाई मुस्लिम्स की जो लॉयल्टी है वो बढ़ जाए ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। टू प्रमोट एमंग द मुस्लिम्स अ फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए मुस्लिम्स की लॉयल्टी बढ़ जाए, फर्स्ट तो यही एम था मुस्लिम लीग का। नेक्स्ट था टू प्रमोट द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स को प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए मुस्लिम लीग बनाई गई। अच्छा, एक टाइम तक 1906 तक ऐसा लगने लगा था मुस्लिम्स को कि ये जो कांग्रेस है ये एक्चुअली हिंदूज़ की बात करती है, हिंदू का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें मुस्लिम्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मुस्लिम्स के राइट को प्रमोट करने के लिए भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और इसीलिए इन लोगों ने क्या बना ली बच्चा? मुस्लिम लीग। अच्छा, एक और इनका काम था कि भाई प्रिवेंट करना था हॉस्टैलिटी को। देखो, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जो हॉस्टैलिटीज़ की फीलिंग आ रही थी
बेटा इस टाइम तक जो मुस्लिम्स थे वो थोड़े हॉस्टाइल होते जा रहे थे अदर कम्युनिटीज़ के टुवर्ड्स। तो इस मुस्लिम लीग को बना के इन लोगों का ये सोचना था कि हम जो हॉस्टालिटी की फीलिंग है उसको प्रिवेंट कर देंगे टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज़। ठीक है बात। अब जो लीग थी, मुस्लिम लीग थी, ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था अपर क्लास मुस्लिम्स के लिए। ठीक है। पहले देखो कांग्रेस भी जो थी उसमें बहुत ज़्यादा लोग लोअर स्ट्राटा से बिलोंग नहीं करते थे, है ना। ऐसे ही जब मुस्लिम लीग बनी तो अपर क्लास मुस्लिम्स के लिए ही एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना जहाँ पर जाकर वो अपनी बात रख सकते थे। और इसने सपोर्ट किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को, जहाँ पर कांग्रेस भले पॉजिटिव हो, नेशनलिस्ट, अर्ली नेशनलिस्ट हो, बंगाल के पार्टीशन को अपोज कर रहे थे, वहीं पर मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही थी। लीग की स्पेशल डिमांड थी, द लीग डिमांडेड स्पेशल सेफगार्ड्स। लीग की कुछ स्पेशल डिमांड्स थी कि उन्हें सेफगार्ड चाहिए था फॉर मुस्लिम्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज। जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें एक सेफगार्ड मिल जाए मुस्लिम्स को, ये एक स्पेशल डिमांड थी जो किसने रखी, लीग ने रखी। जो लीग थी डिमांडेड स्पेशल सेफगार्ड, उसने स्पेशल सेफगार्ड्स की डिमांड की किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। किसने, गवर्नमेंट सर्विसेज में। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, लीग एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा था किसके लिए, अपर क्लास मुस्लिम्स के लिए। बंगाल का जब डिवीजन हुआ तो जब हमारी कांग्रेस उसे अपोज करी तो मुस्लिम लीग सपोर्ट करी थी। मुस्लिम लीग का मानना था कि अगर हम एक ऐसा एरिया रखेंगे जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स रहेंगे तो उस एरिया में सिर्फ मुस्लिम्स के लिए जॉब होंगी, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट में ही काम होगा। और इसी दौरान मुस्लिम लीग की एक स्पेशल डिमांड थी कि भैया हम एक स्पेशल सेफ गार्ड दो गवर्नमेंट सर्विसेज के रूप में, मतलब एक कुछ सर्विसेज ऐसी हों जो मुस्लिम्स को आसानी से मिल जाए। 1906 में इन्होंने अपील किया वायसरॉय को कि भाई हमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अब आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट इलेक्टोरेट। ये जो पार्टीशन की कहानी है ना, ये यहीं से शुरू हुई। पहली बात तो इन्होंने 1905 में बंगाल पार्टीशन को सपोर्ट किया। दूसरा, इन्होंने 1906 में तो हद ही कर दी। किस बात को लेके हद कर दी, सेपरेट इलेक्टोरेट को डिमांड करके। अब देखो 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल को डिवाइड कर रहे थे, पर उस टाइम तक मुस्लिम लीग नहीं थी। पर कुछ मुस्लिम्स ऐसे थे जो मुस्लिम लीग बनाने का सोच रहे थे और बंगाल डिवीजन को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। अब 1906 में इन्होंने क्या कहा कि हमें तो चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है देखते हैं। बेटा देखो बेसिकली होता क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है वो माइनॉरिटीज़ ही करती हैं। ठीक है। जिन्हें ऐसा लगता है कि भाई अगर हमने इलेक्शन लड़ा जनरल इलेक्शन में तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हम पॉपुलेशन में कम है, ऐसी माइनॉरिटीज़ ही सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करती हैं। मुस्लिम्स ने डिमांड की। अब सेपरेट इलेक्टोरेट में होगा क्या, मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, मुस्लिम्स ही कैंडिडेट होगा, और एक ऐसे एरिया की बात करेंगे जहाँ पर सारे मुस्लिम रहते हों। ठीक है। एक एरिया जहाँ पे सारे मुस्लिम रहेंगे और उस एरिया से कैंडिडेट भी मुस्लिम खड़ा होगा और वोटर्स भी कौन होंगे, मुस्लिम्स ही होंगे। ठीक है। चलो, दिस मीन्स दैट मुस्लिम वोटर्स वुड इलेक्ट मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। मुस्लिम से वोटर होंगे और मुस्लिम से रिप्रेजेंटेटिव होगा। क्या आप सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेपरेट इलेक्टोरेट से मुस्लिम्स की बात करें। इंडिया में क्रिश्चियंस भी इसकी डिमांड कर सकते हैं, जैन भी इसकी डिमांड कर सकते हैं, पर जैनों ने कभी की नहीं, क्रिश्चियंस ने की, सिख ने की और मुस्लिम्स ने भी की। क्या मतलब होता है कि भाई वोट भी हमें डालेंगे, मुस्लिम बीइंग मुस्लिम, और रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे होगा, वो भी मुस्लिम होगा। The introduction of separate electorate sounded the death knell of national unity. नेशनल यूनिटी को ख़त्म करने के लिए इससे अच्छा कोई टूल हो ही नहीं सकता था। ब्रिटिशर्स बड़े खुश, ये तो अपने आप में खुद ही लड़के मरने को तैयार है, तो बेटर है कि हम इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दें। अब ये जो वर्ड है डेथ नेल, इसका मीनिंग होता है मृत्यु का घंटा, है ना। मतलब मृत्युनाद, किसी को डेथ देने के पहले जो शंखनाद हम बोलते हैं ना कि जो अनाउंसमेंट होगा वो। तो हमारी यूनिटी, नेशनल यूनिटी को ख़त्म करने के लिए शंखनाद की तरह ये था, डेथ नेल की तरह ये था, मृत्युनाद की तरह ये था, जिसमें हमारी यूनिटी ख़त्म हो ही जानी थी। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑन द रोड ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। और ये पहला इन लोगों द्वारा लिया गया स्टेप था जिससे हमारी कंट्री का डिवीज़न श्योर ही था। उस टाइम में नहीं, पर 1947 में हुआ, पर हुआ। आज हम एक कंट्री 3 कंट्रीज़ में डिवाइडेड है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है। और जो बांग्लादेश है पहले वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था।
नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, 1918 में ख़त्म हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैं चाहती हूँ आप लोगों को सबको पढ़ना चाहिए, इवन फर्स्ट क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी पढ़ना चाहिए। पर मैं देख रही हूँ कि मैंने आप लोगों को एट्थ मतलब सिक्स्थ क्लास को भी पढ़ा दिया, ICSE सेवन्थ को भी पढ़ा दिया, एट्थ को भी पढ़ा दिया, और नाइन्थ में भी मैंने कम से कम 11-12 चैप्टर के वीडियोस बना दिए, पर कहीं पर भी मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं मिला। तो क्या आप लोगों के सिलेबस में 6 to 9 कहीं पर वर्ल्ड वॉर है ही नहीं? कि क्लास 10th में पढ़ा रहे होंगे, तो मैंने क्लास 10th को अभी तक नहीं पढ़ा है, क्लास 10th का कोई वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड नहीं किया है। तो एक बारी मुझे बताना कि है ही नहीं क्या, और नहीं है तो भी बेटा आप लोगों को कहीं से किसी भी बुक से किसी ऑथेंटिक सोर्स से वर्ल्ड वॉर 1 को पढ़ना चाहिए। चलो, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ 1914 में, खत्म हुआ 1918 में। जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया तो नेशनल मूवमेंट पे इसका एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट था, क्योंकि हम ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी हुआ करते थे, तो हमें ऑटोमेटिकली इन्होंने ड्रॉन कर ही लिया, वॉर में खींच कर ले गए। वी वर ड्रैग्ड इनटू द वॉर। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमारा डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं था। कहाँ सर्बिया, कहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, कहाँ जर्मनी, कहाँ इंग्लैंड, कहाँ रशिया, हमारा कोई रोल ही नहीं था। बट एज वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, दैट इज वाई दे हैव ड्रैग्ड अस इन वर्ल्ड वॉर 1। क्लियर होगी बात? जबकि सीधा वो यूरोप की लड़ाई थी, हमारा कोई लेना देना नहीं था। पर बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी आया, जबकि उसका भी कोई लेना देना तो था नहीं। चलो ठीक है। इनिशियली हुआ क्या, जो हमारे इंडियन लीडर्स थे, नेशनलिस्ट थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, पैसे से भी और मैन से भी, मतलब आदमी भी उन्हें दिए, शोल्जर्स भी दिए, पैसा भी दिया। शुरुआत में हमने बहुत लॉयल्टी दिखाई टूवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमने उन्हें सपोर्ट किया कि भाई तुम आर्मी भी ले जाओ, पैसा भी ले जाओ और लड़ो युद्ध। मोर देन 1 million ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर सेंट ओवरसीज टू ज्वाइन ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करने के लिए लगभग 1 million इंडियन सोल्जर्स को इंडिया से ओवरसीज भेजा गया। जबकि इस लड़ाई में जब तुम लोग वर्ल्ड वॉर 1 को पढ़ोगे तो पता चलेगा हमारा कोई लेना देना ही नहीं था, फिर भी हमारे यहाँ से मिलियंस ऑफ लोगों को भेज दिया गया। एंड 100 million pounds वो गिवन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 100 million pounds तो हमने किसको दिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिए। मिलियंस इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिए, क्योंकि हम इनिशियल लेवल में ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। किस में? वर्ल्ड वॉर 1 में। आई वॉन्ट यू टू रीड अबाउट वर्ल्ड वॉर 1। बेटा ज़रूर पढ़ो, बहुत मज़ा आता है इसको जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि सच बोल रही हूँ, मैंने 6 में नहीं पढ़ाया बच्चों को कभी, ICSE में 7 में नहीं पढ़ाया, 8 में नहीं पढ़ाया, 9th अभी जितने वीडियोस मैंने बना चुकी हूँ वहाँ वर्ल्ड वॉर 1 जैसा कुछ नहीं है। तो हो सकता है या तो 10th में हो या नहीं पढ़ाया जा रहा हो, पर आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। जो बेटा ब्रिटिश थे और उनके जो अलाइज थे, कौन कौन थे? ब्रिटेन था, फ्रांस था और रशिया था। बाद में इसमें एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो ब्रिटेन और उनके अलाइज फ्रांस, रशिया, और इनके साथ वर्ल्ड वॉर 1 में इटली भी रहेगा। पर वर्ल्ड वॉर 2 जब होगा तो इटली अपोजिट साइड में आ जाएगा, वर्ल्ड वॉर 2 में इनके साथ नहीं रहेगा, ठीक हुई बात। तो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली या ब्रिटिश और जो उसके अलाइज थे, इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया। और वॉर डिक्लेयर करते टाइम क्या कहा कि ये जो वॉर लड़ रहे हैं, ये क्यों लड़ रहे हैं? कि इससे ये पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी के लिए सेफ बना पाएंगे, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे, राइट्स ऑफ ऑल नेशन, सारे नेशंस के अपने राइट्स हों जिससे कि वो सेल्फ गवर्नमेंट बना सके, इसलिए हम लड़ रहे हैं। ऐसा कहना किसका था? ब्रिटिश का था। ब्रिटिश एंड देयर अलाइज डिक्लेयर दैट, इन्होंने क्या डिक्लेयर किया? कि दे वर फाइटिंग, ये लड़ाई लड़ रहे हैं इस वॉर में। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड को सेफ बनाना चाहते हैं डेमोक्रेसी के लिए। ये हर किसी के राइट्स को, पूरे कंट्री, हर कंट्री के राइट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, जिससे ये खुद की अपनी सरकार बना पाए। दिस लेट द इंडियन नेशनलिस्ट टू बिलीव, और इससे हमारे मूर्ख इंडियन नेशनलिस्ट, मतलब हमारे जो क्या बोलना चाहिए लीडर्स थे, उनको ये विश्वास हो गया कि भाई ये तो बड़ा ही महान काम कर रहे हैं ब्रिटिश, ठीक है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, और अगर हम इनका सपोर्ट करेंगे तो ये हमें हमारी लॉयल्टी के बदले में सेल्फ गवर्नमेंट तो दे ही देंगे।
है ना। देखो 1914 में वर्ल्ड वॉर वन चालू हुआ, 1918 में ख़त्म भी हो गया, पर हमें आज़ादी 1947 में मिली। तो मतलब ब्रिटेन और उसके एलाइज ये जो बातें कर रहे थे बिल्कुल फर्जी थी नहीं। चलो, तो हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उस टाइम थोड़े से पता नहीं कैसे ऐसे मूर्ख बन गए कि उन्हें विश्वास हो गया कि अगर हम इस टाइम में ब्रिटिश का साथ देंगे तो ये हमें आज़ादी दे देंगे हमारे लॉयल्टी के बदले में। पर आप लोगों को लगता है ऐसा कुछ होने वाला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर वॉर चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया, और इंडियन लीडर्स की जो होप्स थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो बह गई। सपना सपना ही रह गया। ब्रिटिश कंटिन्यू इग्नोर करते रहे इंडियन डिमांड्स को फॉर रिफॉर्म। इंडिया में जो रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे कंटिन्यू इग्नोर 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 करती गई। 1915 में जो तिलक थे उन्होंने लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि भैया ब्रिटिशर्स का कोई रियल इंटेंशन नहीं है कि वो हमें कोई कंसेशन दे। जरा इस बात को समझो, इंडियन नेशनलिस्ट जो खुशी खुशी उछल उछल के ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हो ना, पैसा दे रहे हो, शोल्जर दे रहे हो, इस बात को ध्यान में रखो कि ब्रिटिशर्स हमें बिल्कुल भी आज़ादी देने के मूड में नहीं है। ठीक है, ऐसा कौन कह रहे हैं? तिलक कह रहे हैं, जो जेल से लौटे 6 साल बाद 1914 में। अभी हमने पढ़ा था ना एक पैराग्राफ में कि उन्हें जेल में डाल दिया है। चलो, तो उन्होंने अब लोगों को समझाने की कोशिश की। कांग्रेस बहुत पैसिव थी, इनएक्टिव थी उस टाइम में। अर्ली नेशनलिस्ट उसे डोमिनेट कर रहे थे, जिसकी वजह से सपोर्ट बेस, इनका जो रिस्पेक्ट था लोगों के बीच में, वो ख़त्म हो चुका था। तिलक ने ये रियलाइज़ किया कि भाई अब हमें ज़रूरत है रिवाइव करने की, बदलने की, चेंज करने की। जो नेशनल स्पिरिट है, एंथ्यूज़ है, उससे हमें लोगों के अंदर भरना पड़ेगा, लोगों को एनर्जाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बाद तिलक ने रियलाइज़ किया द नीड टू रिवाइव द नेशनल स्पिरिट एंड एंथूज एंड एनर्जाइज पीपल। लोगों के अंदर नेशनल स्पिरिट भरो, उन्हें एंथुजियास्टिक बनाओ, एनर्जेटिक बनाओ, तभी हमें आज़ादी मिल पाएगी। अब बनेगी द होम रूल लीग। कब बनेगी? 1916 में। तो होम रूल लीग कब बनी? 1916 में। 2 होम रूल लीग्स वर फॉर्म्ड इन 1916। 1916 में 2 होम रूल लीग्स बनी। एक बनी तिलक की लीडरशिप में और दूसरी बनी एनी बेसेंट की लीडरशिप में। टुगेदर दे स्प्रेड द होम रूल मूवमेंट, और दोनों ने साथ में मिलकर होम रूल मूवमेंट को पूरे इंडिया में स्प्रेड करने की कोशिश की। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में इसको स्प्रेड किया। जो मेन उद्देश्य, जो मेन एम था इन लोगों का, वो था कि सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करना है विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर भले ही रहे, पर हमें अपने आप को गवर्न करने की आज़ादी मिल जाए। आफ्टर द वॉर, जैसे वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हो, हम अपने आप को खुद गवर्न करें, हम अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बनाएं। तिलक और जो एनी बेसेंट थे, ये इन्होंने बहुत ट्रैवल किया, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और लोगों को मैसेज देने की कोशिश की, इस मैसेज को स्प्रेड करने की कोशिश की, फ्रीडम एंड सेल्फ रूल, कि भाई हमें काम तो करना ही पड़ेगा और हमें अपनी आज़ादी के लिए काम करना पड़ेगा, सेल्फ रूल के लिए काम करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मूवमेंट से जोड़ा और धीरे धीरे करके ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। बेटा, मैं लखनऊ सेशन स्टार्ट करूँ कांग्रेस का, उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, हम पहले उसको पढ़ेंगे। चलो, अब हम पढ़ेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिड यू नो सेक्शन में। देखो, 1917 में जो इनिबिशन थी, उन्हें हाउस अरेस्ट में रख दिया गया। क्यों रखा गया भैया इन्हें हाउस अरेस्ट में? वो इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे परेशान हो गए थे इनिबिशन की पॉपुलैरिटी को देख के, इनके मूवमेंट की पॉपुलैरिटी को देखकर, कि भाई ये इनिबिशन को अगर थोड़े दिन और खुला छोड़ दिया तो पता नहीं क्या कर देंगी। पर इनिबिशन तब भी हारी नहीं, उनके मॉरल्स तब भी बहुत ज़्यादा हाई रहे। अपने डिफाइंस को शो करने के लिए उन्होंने लाल और हरे रंग का झंडा अपने गार्डन में फहराया। शी फ्लू अ रेड एंड ग्रीन फ्लैग इन द गार्डन, जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग बना। इंडिया का फ्लैग नहीं बना बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग बना। हर रिलीज वॉज डिमांडेड बाय सेवरल लीडर्स, और इंडिया के बहुत सारे लीडर्स इनकी रिहाई की बात करने लगे। साथ ही साथ इनके साथ सिर्फ इंडियंस ही नहीं खड़े थे, अब्रॉड से भी लोग थे जो इनके सपोर्ट में थे, इंक्लूडिंग द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने भी कहा कि भैया एनी बेसेंट को रिलीज़ करो। तो ठीक है, बहुत सारे इंडियन लीडर्स भी इनके सपोर्ट में थे कि इनको रिलीज़ किया जाए। साथ ही साथ वुड्रो विल्सन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने भी कहा कि भाई इन्हें रिलीज़ करो।
अब हम पढ़ेंगे लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस जो कब हुआ 1916 में। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ ड्यूरिंग द वॉर के टाइम में जिसने मुस्लिम्स का एटीट्यूड को चेंज कर दिया अबाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो मुस्लिम्स जो अभी तक बड़े चहीते बने हुए थे, बड़ा ही बहुत पसंद कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, पर अब उनका एटीट्यूड चेंज होगा। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ इस वॉर वाले पीरियड में। देखो 1916 में वॉर 1914 में चालू हुआ और 1918 में ख़त्म होगा, है ना। पर इसी बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुस्लिम्स का जो एटीट्यूड था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टुवर्ड्स वो चेंज हो गया, बदल गया। पहले जो मुस्लिम्स थे बड़े ही प्रो ब्रिटिश थे, वाह कितने प्यारे ब्रिटिश, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट देने वाले ब्रिटिश, अच्छे ब्रिटिश। पर अब मुस्लिम्स एंटी ब्रिटिश हो गए थे। जो लार्ज सेक्शन था एजुकेटेड मुस्लिम्स का वो नेशनलिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करने लग गया था। आई बात समझ में। मुस्लिम लीग जो बड़े ही प्यार से अंग्रेज़ों का साथ देती थी, अंग्रेज उनका साथ देते थे, सेपरेट इलेक्टोरेट तक दे दिया था। अब वही प्रो ब्रिटिश मुस्लिम्स एंटी ब्रिटिश बन जाएंगे। जितने भी एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं उनका एक बहुत बड़ा सेक्शन नेशनलिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करने लगेगा। ये वही लोग हैं जो बंगाल के डिवीज़न को भी सही मान रहे थे, ठीक है। तो जो नेशनलिस्ट मुस्लिम थे जैसे अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 3 इम्पॉर्टेंट लीडर्स तो आप लर्न कर ही लें। नेशनलिस्ट मुस्लिम जैसे कि अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, इनके साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने नेशनलिस्ट आइडियाज़ को मुस्लिम्स के बीच में फैलाया। इनके अकॉर्डिंग कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इस्लाम और नेशनलिज्म के बीच में। देखो नेशनलिज्म तो क्या है, राष्ट्रवाद है। तो बीइंग इस्लाम, बीइंग पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम इस्लाम, हमें नेशनलिज्म से कोई परहेज नहीं रखना चाहिए। अगर हम अंग्रेज़ों से आज़ाद होंगे तो देखो जैसा हिंदू आज़ाद होगा वैसे ही मुस्लिम भी आज़ाद हो जाएगा। तो इनके अकॉर्डिंग कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इस्लाम और नेशनलिज्म के बीच में। जो अबुल कलाम आज़ाद थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, बुराई की ब्रिटिश पॉलिसीज़ की कि भाई इन्होंने हमारे साथ डिवाइड एंड रूल खेला है, और इन्होंने मुस्लिम्स से अर्ज की, रिक्वेस्ट की कि भाई स्ट्रगल को ज्वाइन करो अगेंस्ट द रियल एनिमी। हमारा रियल एनिमी इंडिया में रहते हुए हिंदू नहीं है, हिंदू भी इस बात को समझे कि इंडिया में रहते हुए हमारा रियल एनिमी मुस्लिम नहीं है। अभी हमारी एक बड़ी लड़ाई है किससे, ब्रिटिश से। हमारा जो रियल एनिमी है वो ब्रिटिश है, ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म है। हमें इतने सालों से जो गुलाम बना के रखे हैं वो हैं, ठीक है। तो ये मुस्लिम्स लोग इंडियंस मुस्लिम को समझा रहे हैं। जो चेंज आया एटीट्यूड में इंडियन मुस्लिम्स के, इससे जो लीग थी और जो कांग्रेस थी वो एक दूसरे के क्लोज आ गई, यूनिटी बढ़ती गई इन दोनों के बीच में। और इन लोगों ने लखनऊ पैक्ट साइन किया 1916 में। लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ, 1916 में। ये किसको बताता था, यूनिटी बिटवीन लीग, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, ठीक है। जो लखनऊ पैक्ट था वो एक एग्रीमेंट था जिसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने साइन किया, जिसे जॉइंट स्कीम ला पाए इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए। इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए एक जॉइंट स्कीम लाए, एक ब्रॉड बेस या मास मूवमेंट कर पाए, इसलिए इन लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। जब लखनऊ पैक्ट साइन हो गया तो लीग जॉइंटली काम करने लगे कांग्रेस के साथ में, और डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को इन दोनों ने ही ब्रिटिशर्स के सामने रखा कि भाई अब हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है वो हम देखेंगे। अब क्या होता है बेटा डोमिनियन स्टेटस में, एक सेमी ऑटोनमस स्टेटस मिल जाएगा। मतलब देखो रूलर ब्रिटिशर्स भी रहेंगे पर साथ ही साथ हमारी जितनी इंटरनल पॉलिसीज़ होगी वो हम खुद बना पाएंगे, है ना। डोमिनियन स्टेटस में फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं होती है, बात बहुत ध्यान रखना। यहाँ पर किस चीज़ की बात होती है कि हम सेल्फ रूल कर पाएंगे अपने ऊपर, है ना। डोमिनियन स्टेटस कभी भी फुल इंडिपेंडेंस से कंपेयर नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें एक सेमी ऑटोनमस स्टेटस मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था टुवर्ड्स हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था कि भाई अब हम अंग्रेज़ों के सामने साथ में मिलके गए हैं और डोमिनियन स्टेटस की बात की है। जो लखनऊ सेशन था कांग्रेस का, उसने मॉडरेट्स और रेडिकल्स को भी फिर से रीयूनाइट कर दिया। जो सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, उससे ये लोग अलग अलग हो गए थे। 1916 का ये जो कांग्रेस सेशन है लखनऊ का, उसमें ये लोग वापस से एक हो जाते हैं।
जो दो विंग होती हैं कांग्रेस की वो जॉइंट मीटिंग करती हैं पहली बार सिंस सूरत स्प्लिट जो 1907 में हुआ था, उसके बाद पहली बार कांग्रेस की ये दो विंग्स साथ में आती हैं और मीटिंग करती हैं। ठीक हुई बात। चलो, जो नेशनलिस्ट थे वो रियलाइज करते हैं, उन्हें एक बात समझ में आ जाती है कि हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। इन सबको ये बात समझ में आ जाती है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यूनाइटेड फ्रंट रहें, मतलब हम सब यूनाइटेड रहें। मुस्लिम लीग अपनी बात अलग ना करे, कांग्रेस अपनी बात अलग ना करे, कांग्रेस के रेडिकल्स अपनी बात अलग से ना रखें, अर्ली नेशनलिस्ट अपनी बात अलग से ना रखें, क्योंकि इससे हो क्या रहा था, कहीं हमारे बीच में ही क्लैशेस आ रहे थे, जबकि हमें क्या रहना है, यूनाइटेड फ्रंट रहना है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो यूनिटी थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस की, एक तरफ जहां मुस्लिम लीग कांग्रेस यूनाइटेड थी, दूसरी तरफ अर्ली नेशनलिस्ट और रिजर्वेटिव यूनाइटेड हो गए। तो यहाँ पर एक ग्रेट पॉलिटिकल एंथुजियाज्म जागा लोगों के बीच में, जिसने हमारे नेशनल मूवमेंट को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। सो स्टूडेंट, यहाँ पर होता है हमारा ये चैप्टर खत्म। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें।